डियर स्टूडेंट्स, आज का हम अपना फिजिक्स का पहला टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th का हम लोग शुरू करते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आप जानते हो, मैकेनिक्स का पार्ट है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, किस फिजिक्स के अंडर में आप इसको देखते हो, स्टडी करते हो। साथ में फिर देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे अपनी स्पीड की। तो शुरुआत करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, जैसा कि आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक ऐसा मोशन जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हो। इस तरह के मोशन को आप रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हो। रेक्टिलिनियर मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। हम रेक्टिलिनियर मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। जब हम स्ट्रेट लाइन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि कौन सी फिजिक्स है ये। तो इस फिजिक्स को हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। और फिजिक्स नहीं, ये मैकेनिक्स फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें आप डील करते हो सारी की सारी ऐसी कंडीशन पे जिसमें आपका ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर होता है या फिर आपका मोशन में होता है। यानी कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, आप अपनी चेयर पे बैठे हुए हो, टेबल पर बैठे हुए हो, तो वो चेयर, टेबल और चेयर आपकी रेस्ट पोजीशन पर है या फिर मोशन में है। ये इसकी स्टडी आपको क्या करनी है, इसकी स्टडी आप करते हो इस मैकेनिक्स के अंदर। जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसकी काफी सारी सब ब्रांचेस हैं, जिसमें से सबसे पहली है आपकी स्टैटिक्स। जब स्टैटिक्स बोलते हैं हम लोग, तो स्टैटिक्स आपकी एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें आप स्टडी करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ केवल रेस्ट पर है या फिर इक्विलिब्रियम में है। यानी कि वो रुका हुआ है, रुके हुए के साथ साथ अगर वो ऑब्जेक्ट आपका या तो वो रेस्ट पर है या फिर इक्विलिब्रियम में है। रेस्ट पे होने का मतलब है वो रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। बहुत सारे फोर्सेस लगने के बाद भी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि सारे के सारे फोर्सेस का जो भी उसके ऊपर सम आ रहा है, जो भी इक्विवेलेंट फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, वो जीरो है। यानी कि टोटल फोर्स अगर आपके ऊपर जीरो है उस बॉडी का, उस बॉडी पर, तो हम उसकी स्टडी करते हैं इस स्टैटिक्स में। अब स्टैटिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी ये कंडीशन देखते हैं कि उस पर कितने भी फोर्स आ जाए, लेकिन हम उसकी स्टडी करते हैं स्टैटिक्स के अंदर। इस वाले स्टैटिक्स के अंदर टाइम का जो भी एसेंशियल होता है, टाइम का मेजरमेंट उतना एसेंशियल नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है। यानी कि स्टैटिक्स का मतलब ये हो गया कि मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप या तो बॉडी आपकी रेस्ट पर होगी या फिर बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में होगी। रेस्ट पर होगी तो भी फोर्स जीरो होगा, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है उस पर आपके बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। बहुत सारे फोर्सेस लगने के बाद भी उस पर, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका स्टैटिक्स। उस तरह की फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। नेक्स्ट आती है हमारी काइनेमेटिक्स। जब आप काइनेमेटिक्स की बात करते हो तो काइनेमेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला हो गया आपका काइना, काइना। दूसरा हो गया आपका मैटिक्स। काइना मीन्स हो गया मोशन, यानी ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में इसको हम मोशन बोलते हैं। और मैटिक्स का मतलब हो गया मैथ्स, यानी कि मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हो मोशन ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी मोशन को स्टडी करते हैं, ये कंसीडर किए बिना कि उस मोशन के पीछे का कॉज क्या है। यानी कि अगर मैंने किसी बॉडी को, किसी बॉल को मैंने फेंका, तो उसको फेंकने के में उसकी, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसका एक्सेलरेशन कितना था, उसका डी एक्सेलरेशन कितना था, उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। हमको ये मतलब नहीं है हमने किस फोर्स से उस बॉल को फेंका, हमको सिर्फ मतलब ये है कि उसके मोशन में जो भी चीजें आ रही थी उसकी स्टडी हम लोग काइनेमेटिक्स में करेंगे। अब ये मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है, इसमें मेजरमेंट ऑफ टाइम बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि जब हम मेजरमेंट ऑफ टाइम नहीं करेंगे तो ना तो हमको स्पीड पता चल पाएगी, ना एक्सेलरेशन, ना वेलोसिटी। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम यहाँ पर हमारा बहुत जरूरी हो जाता है।
स्टैटिक्स में हमारा टाइम का मेजरमेंट उतना एसेंशियल नहीं था। नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो आता है डायनामिक्स। हम डायनामिक्स की जब बात करते हैं तो डायनामिक्स भी आपका ग्रीक वर्ड से आया है। डायनामिक्स आपका आया है, डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं बेटा, तो डायनामिक्स का मतलब ही हो गया पावर। और इस ब्रांच में आप स्टडी करते हो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ देयर मोशन। यानी कि आपका कितना फोर्स उस पर लग रहा है, कितनी चीजें आपकी लग रही है किसी भी बॉडी पर, सब चीज आप स्टडी करोगे इसमें, यानी कि डायनामिक्स में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी जितना भी मूव कर रही है, किस फोर्स की वजह से मूव कर रही है, उसमें कितना मूवमेंट हुआ, कितना फोर्स आपने अप्लाई किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये सारी की सारी चीजें हमारी होती हैं डायनामिक्स में। लेकिन अभी हम लोग सिंपल जो बात कर रहे हैं वो सिंपल स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट पर है या फिर मोशन में है। हम लोग काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है, उसकी बात अभी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि रेस्ट या फिर मोशन, जब हम बोलते हैं कोई बॉडी रेस्ट पर है या कोई बॉडी मोशन में है, उसका क्या मतलब होता है। आप सारे लोग जानते हो, अगर आपका जो पोजीशन है, अगर हमारी जो आपका जो टेबल है, आपका जो बुक है, वो आपकी टेबल पे पड़ी हुई है, वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि वो आपकी उसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है और वो आपकी रेस्ट पर है। सेम डेफिनेशन हमारी है किसी भी बॉडी को, जब हम बोलते हैं कि बॉडी हमारी रेस्ट पर है या मोशन में है, if an object does not change its position with time with respect to the surroundings is said to be at rest। यानी कि अगर कोई भी बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी तो वो आपकी हो गई रेस्ट पर। जैसा कि एग्जांपल में, आप अपनी चेयर पे बैठे हुए हो बहुत टाइम तक, तो आप उस पोजीशन में रेस्ट पर हो, आपकी चेयर भी रेस्ट पर है, आपकी बॉडी भी रेस्ट पर है। सेम चीज आपकी बुक जो टेबल पर पड़ी हुई है वो आपकी रेस्ट पर है, वो आपकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। जब हम बोलते हैं मोशन की, तो ठीक अपोजिट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स इन गिवन टाइम, तो वो कहलाता है आपका मोशन में। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, यानी कि टाइम के साथ साथ अगर वो अपनी सराउंडिंग्स में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो वो कहलाएगा आपका मोशन। एग्जाम्पल में क्या हो गया, जब आप वॉक करते हो तो आप मोशन में हो, आप अपने घर के रिस्पेक्ट में या तो आगे जा रहे हो या फिर पीछे आ रहे हो। सेम चीज जब बस आपकी रोड पर चलती है या फिर आपकी ट्रेन मूव करती है, तो ये सारे की सारी एग्जाम्पल्स हो गए आपके मोशन के। जब हम बात करते हैं मोशन की या फिर रेस्ट की, तो मोशन और रेस्ट दोनों ही चीजें आपकी रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव का मतलब है आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी बॉडी आपकी सिर्फ रेस्ट पर है या कोई भी बॉडी आपकी सिर्फ मोशन में। तो रेस्ट और मोशन का मतलब ये हो गया कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, आप पूरी की पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो पिकनिक पर, तो पिकनिक पे जब आप जा रहे हो तो अपने मम्मी पापा के साथ आप गाड़ी में बैठे हुए हो, तो उस केस में आप अपने पापा की रिस्पेक्ट में, अगर हम आपके पापा आपको देखेंगे तो आप वहीं पर बैठे हुए हो, चाहे जर्नी 2 घंटे की हो या 5 घंटे की हो, तो पापा के रिस्पेक्ट में आपको किस में हो, किस पोजीशन में हो, रेस्ट पोजीशन में। लेकिन बाहर की सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, आपने जर्नी शुरू करी दिल्ली से और पहुंच गए आप कोलकाता, तो बाहर की सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में आप किस पोजीशन में हो, मोशन की पोजीशन में, यानी कि आप मूव कर रहे हो। तो रेस्ट पोजीशन या फिर मोशन वाली पोजीशन, ये दोनों ही आपके रिलेटिव टर्म्स हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके रेफरेंस पॉइंट पर, आपके रेफरेंस पॉइंट पर, यानी कि आप किस पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपको एक दूसरे को देख रहे हो। तो सेम एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि अगर आप ये कंसीडर करते हो कि आप किसी मूविंग कार में फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हुए हो, तो आप रेस्ट में हो विद रिस्पेक्ट टू योर फैमिली मेंबर्स, लेकिन आप मोशन में हो विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट आउटसाइड द कार। तो सेम चीज,
आप बाहर की सराउंडिंग्स के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो आप मोशन में हो, लेकिन गाड़ी के अंदर की सराउंडिंग्स के हिसाब से आपको देखा जाए तो आप रेस्ट पर हो। तो मोशन और रेस्ट आपके रिलेटिव टर्म्स होगा और वो डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो हमको वहां पर सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखना है जब कभी भी हम ये चीज देखेंगे। तो जब मोशन रिलेटिव टर्म्स होगा, इसके बाद जो आप बहुत सारा चीज इसमें पढ़ोगे उसमें से एक पहली चीज आ गई पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जब स्टडी करोगे तो उसको ये मान लोगे कि वो आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे ही आप इसको बोलोगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर किसी भी पोजीशन पर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है by distance much greater than its own size in a reasonable duration of time, then the object may be regarded as a point object। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका काम कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो आपकी पोजीशन में मोशन में है, ठीक है, और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस वो इतनी ज्यादा ट्रेवल कर ले रहा है जिस जो कि बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू उसके साइज के, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ट्रेन आपकी दिल्ली से शुरू की और ट्रेवल की आपकी कोलकाता तक या फिर बेंगलुरु तक। तो जब आपकी वो ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, 200 मीटर होगी या 100 मीटर होगी, ट्रेन की जो टोटल लेंथ होगी। लेकिन उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की दिल्ली टू बेंगलुरु अराउंड 1200 किलोमीटर, तो हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 1200 किलोमीटर है, लेकिन उसकी जो टोटल लेंथ है वो सिर्फ 200 मीटर है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू किसके, आपकी जो ट्रेन है। तो हम यहाँ पर इस ट्रेन को कंसीडर कर सकते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते ही आपके पास एडवांटेज ये हो जाता है कि उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को आप इग्नोर कर सकते हो जब कभी भी वो मोशन में है। यानी कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है तो वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, यानी कि एक ही तरह के मोशन में होगा, ना तो उसमें रोटेशन हो रहा होगा ना ही उसमें वाइब्रेशन हो रहा होगा। तो हम उसको रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन को इग्नोर कर सकते हैं। सेम चीज आप अर्थ को भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। अर्थ जो आपका रिवॉल्व कर रहा है वो सन के कंपैरिजन में कर रहा है। अर्थ का रोटेशन का जो रोटेशन का जो आपका डायमीटर है या फिर सरकमफ्रेंस है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो एक सरकमफ्रेंस में वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्थ के डायमीटर। तो अर्थ भी आपका क्या हो गया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो सेम चीज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक कंसिडरेबल टाइम में यानी कि कुछ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इट्स साइज, यानी कि उसके साइज से वो बहुत ज्यादा कंपेयर, उसके साइज के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आप उसको मान सकते हो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते ही उसका जो एडवांटेज आता है आपके पास, वो एडवांटेज आता है कि उसको उसके रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को आप इग्नोर कर सकते हो। अर्थ में भी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। अर्थ के साथ साथ आप किसी ट्रेन को, किसी भी बस को, आप खुद को रोटेशनल मोशन में कंसीडर कर सकते हो। ठीक है सर। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो आपका कहलाता है रेक्टिलिनियर में, या फिर वन डायमेंशनल में, या फिर लीनियर मोशन में। तीन नाम आप इसको दे सकते हो, उसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हो, वन डायमेंशनल मोशन भी बोल सकते हो, या फिर लीनियर मोशन भी आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल, मोशन फ्री फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, और मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि कोई भी चीज जो आपकी सीधी लाइन में चलेगी वो आपकी कहलाएगी स्ट्रेट लाइन।
जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे, तो हमको यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हैं केमिस्ट्री में, वो सॉरी मैथ्स में, कोऑर्डिनेट्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, या तो एक्स या फिर वाई या फिर जेड। उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी या वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ ओ से लेकर कोई ऑब्जेक्ट चला P1 तक, फिर कोई और ऑब्जेक्ट ओ से लेकर चला P2 तक, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की इसने x1 की, यहां से यहां तक P2 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की इसने x2 की। तो x1 इसका डिस्टेंस हो गया, x2 हो गई इसकी डिस्टेंस। हमको इसकी पोजीशन बताने के लिए इस O के रिस्पेक्ट में, इसको हम ओरिजिन मान रखना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो हमने बताया, O के रिस्पेक्ट में P1 की जो पोजीशन है वो x1 है और P2 की जो पोजीशन है वो x2 है। यहाँ पर ना तो हमको y कोऑर्डिनेट की जरूरत है, ना ही हमको z कोऑर्डिनेट की जरूरत है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, साथ साथ हम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, किसी दूसरी लाइन में हम लोग मूव नहीं करते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है भैया टू डायमेंशनल मोशन की। जब हम टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक मोशन से ज्यादा मूव कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अलावा भी किसी दूसरी डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। एक एग्जांपल हो गया जिसका जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन के जब आप बोलते हो तो जिगजैग मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट की भी जरूरत है और वाई कोऑर्डिनेट की भी जरूरत है। तो वो हो गया आपका zigzag motion. If an object moves in two directions or two coordinates are specifying its position with respect to time, then the motion is said to be a two dimensional motion. या फिर एक सर्कुलर मोशन, जब हम किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन में कराते हो तो वो एक्स एक्सेस पर भी चलता है और वाई एक्सेस पर भी चलता है, तो वो हो गया आपका टू डायमेंशनल मोशन। या फिर कार आपकी जिगजैग मोशन में जा रही है, वो वाई में भी जा रही है, वो एक्स में भी जा रही है, वो जेड में भी जा रही है, तो इस तरह का मोशन जो भी कहलाएगा आपका, वो कहलाता है आपका जिगजैग मोशन या फिर टू डायमेंशनल मोशन। इसमें आपको दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, या तो एक्स जेड की या फिर एक्स वाई की या फिर वाई जेड की। किन्हीं भी तीन कोऑर्डिनेट्स में से मिनिमम दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं हमको इसका मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। कोई भी पतंग आपकी हवा में उड़ रही है, एरोप्लेन आपका हवा में उड़ रहा है, वो आपका थ्री डायमेंशनल मोशन है। वो ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो इस तरह का मोशन जो हो गया वो आपका थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। और उस टाइम पर आपको उसकी पोजीशन बनाने के लिए कम से कम तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना तीन कोऑर्डिनेट्स के आप उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ऑल थ्री डायरेक्शन or all three coordinates specifying its position with respect to time, then the motion is said to be थ्री डायमेंशनल मोशन। यानी कि अभी जैसा बताया, कोई भी चीज जो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रही है और कम से कम एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की आपको जरूरत है उसकी पोजीशन को बताने के लिए, तो उस तरह का मोशन हमारा कहलाता है भैया थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक, तो पहली चीज जो हमको पढ़नी है ध्यान से वो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होती है? आप अपने घर से निकल के मेडिकल शॉप तक जाते हो, आपकी जो मेडिकल शॉप है वो आपके घर से सपोज कर लेते हैं 500 मीटर की दूरी पर। तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो पहले आप सीढ़ी से अपने घर से गेट से बाहर निकले होगे, फिर सपोज कर लेते हैं लेफ्ट टर्न लिया होगा, फिर राइट टर्न लिया होगा, फिर से लेफ्ट टर्न लिया और आप पहुंच गए अपनी शॉप पर। यानी कि अपने घर से लेके अपनी शॉप तक पहुंचने में आपने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि जो भी पाथ आपने चूज किया, उस पाथ की एक्चुअल जो लेंथ होगी वो कहलाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस। यानी कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्टेंस और पाथ लेंथ। मतलब अगर आपका कोई, ये आपका शॉप है, ये आपका घर है, ये आपकी शॉप है,
आप अपने घर से शॉप से निकले और इस तरह से मोशन करते हुए सीधे पहुंचे अपनी शॉप पर। तो जो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल की मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल की वो हो गई ये, ठीक है। ये हो गया आपका एक्चुअल पाथ। तो ये हो गई आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो या ये जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रेवल किया, इस एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वो कहलाएगी आपकी डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्टेंस। तो जैसा कि यहाँ पर हमने बताया, एक छोटा सा एग्जांपल और लिया हुआ है। वो एग्जाम्पल आपको ये दिखा रहा है कि अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हो गई आपकी ये, एक ट्रायंगुलर पाथ है। इस ट्रायंगुलर पाथ में ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन है आपकी सी। अगर आपकी कोई भी बॉडी मूव कर रही है ए टू बी थ्रू सी, यानी कि पहले वो इधर ए से बी तक जा रही है, पहले वो ए से जाता है सी पर, फिर सी से आता है वो डी पर। तो यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी होगी वो होगी पहले ए टू सी प्लस सी टू डी, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसकी हो गई ए सी प्लस सी डी। तो जो भी आप एक्चुअल पाथ ट्रेवल करोगे, जो भी आप एक्चुअल पाथ ट्रेवल करोगे, उसकी जो डिस्टेंस होगी, उसकी जो लेंथ होगी, वो कहलाएगी आपकी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, बस अपनी इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच में आपको पहुंचना है। आपने कहा पहुंचना है? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन आपको पहुंचना है। जब हम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पर हो गई ए और यहाँ पर फाइनल पोजीशन हो गई आपकी बी। तो डिस्टेंस हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब है उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप यहां से अपने घर से मेडिकल शॉप पर जा रहे हो तो आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या फिर आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो होगी। अगर आप घर पे ही रहते हो, आपका छोटा भाई मेडिकल शॉप पर जाता है या बड़ा भाई मेडिकल शॉप पर जाता है, तो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो हुई, लेकिन आपके छोटे भाई की डिस्टेंस ट्रेवल्ड पॉजिटिव हो जाएगी उस केस में। जब हम एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो मीटर में आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, सीजीएस यूनिट में हम इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। हम सारे लोग जानते हैं डिस्टेंस को, हम लोग डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। अब डिस्टेंस के बाद आती है हमारी कहानी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब डिस्प्लेसमेंट आप बोलते हो तो डिस्प्लेसमेंट का, सपोज कर लेते हैं इस ए से आपने शुरू किया और ए से जो पाथ ट्रेवल करते हुए मैं पहुंचा बी तक, वो था आपका ये। तो जो एक्चुअल पाथ हम ट्रेवल कर रहे हैं, वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहे हैं ए से बी तक का, वो तो है ये। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई वो हो गई जो हमारा ये एक्चुअल पाथ की लेंथ है, वो तो हो गई हमारी डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन इस ए और फाइनल पोजीशन इस बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक जाने का जो एक्चुअल पाथ है वो कहलाएगा, एक्चुअल पाथ की लेंथ है वो हो गई आपकी डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारी इनिशियल पोजीशन थी बच्चे लोग
इनिशियल पोजीशन है बच्चे लोग ए, फाइनल पोजीशन है बी। हम जो पाथ ट्रेवल कर रहे थे वो पहले कर रहे थे ए से सी पर जा रहे थे और फिर सी से बी पर आ रहे थे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा था हमारा ए सी प्लस सी बी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारा हो जाएगा ए टू बी, यानी कि ए बी। ये हो गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारा टोटल क्या, डिस्प्लेसमेंट ए बी। आई बिलीव इतनी बात क्लियर होगी। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा और जीरो होगा। डिस्प्ले डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हमारी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी एग्जांपल में दिखाते हैं। इसकी भी ऐसा यूनिट आपकी मीटर होती है और सीजीएस यूनिट इसकी भी सेंटीमीटर ही होती है। जैसा कि ऊपर वाले एग्जांपल में बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा उस केस में ए बी। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट्स होती हैं वो एकदम सेम होती हैं, यानी कि दोनों को ही आप मीटर से रिप्रेजेंट करते हो। अभी हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। अब पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा और जीरो कैसे होगा। सपोज करिए हम लोग का जो रेफरेंस पॉइंट है बेटा ओ, यानी कि ये है आपका ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से आप गए ए तक, यानी कि जो आपकी पहली पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट आपने पहले ट्रेवल की, जो ऑब्जेक्ट आपका ट्रेवल किया वो इनिशियल पोजीशन हो गई उसकी ए। तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में उसका टोटल डिस्टेंस हो गई x1। अब फाइनल पोजीशन हो गई उसकी बी, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया तो ओरिजिन से बी तक की जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो हो गई उसकी x2। ए की डिस्टेंस ट्रेवल करी हुई x1, बी की डिस्टेंस ट्रेवल करी हुई x2। सेम ऑब्जेक्ट है, पहले वो ए पर रुका फिर वो बी पर रुका। अब हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई ए, फाइनल पोजीशन हो गई हमारी बी। तो ए से लेके बी तक का बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि x2 माइनस x1। और यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन x1। तो इस केस में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हो। राइट हैंड साइड ही हम लोग क्यों ले रहे हैं, राइट हैंड साइड हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये हमारी हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x पॉजिटिव हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया हमारा y पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव का मतलब हो गया, जब हम नेगेटिव की बात करते हैं बच्चे लोग, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका y नेगेटिव, यानी कि जो ब्लू वाली लाइन है, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका x नेगेटिव। तो रेड लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है x को, y लाइन रिप्रेजेंट, ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव को। तो अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखें, ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अगर आप राइट साइड में मूव करते हो अपनी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। या फिर अगर बाई डायरेक्शन की बात करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करोगे सिर्फ, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर आप निगेटिव की तरफ मूव करोगे, यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा निगेटिव। सिमिलरली अगर पोजीशन से नीचे की तरफ मूव करोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा निगेटिव। तो अगर कोई भी बॉडी किसी टाइम t1 से t2 के बीच में अपनी इनिशियल पोजीशन से राइट साइड की तरफ मूव कर रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा।
अब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? जब हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, अगर आप अपनी इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मूव करते हो, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन हो गई आपकी बी, फाइनल पोजीशन हो गई आपकी ए। तो इधर से हम आप किधर मूव कर रहे हो, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन बी से फाइनल पोजीशन ए की तरफ मूव कर रहे हो। उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आपका लेस देन जीरो। ये साइन हमारा गलत हो गया है, यहाँ पर ये जो होना चाहिए था साइन वो उल्टा होना चाहिए था। ऊपर वाले दोनों डायग्राम सेम हो गए हैं, इसको थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ये जो साइन होगा ये होगा इस तरह से, ये और ये, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा आपका निगेटिव। यहाँ पर मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ x2 minus x1 is less than 0। ये होगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन हमारी बी है, फाइनल पोजीशन हमारी ए है। तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चा लोग, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ निगेटिव। तो अभी जो बताया, अगर अपनी पोजीशन के रिस्पेक्ट में आप किधर मूव करोगे, लेफ्ट साइड में, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो डिस्प्लेसमेंट जब आप बोलते हो तो यानी कि मतलब हो गया इनिशियल पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन और ये पोजीशन एक ही जगह पर आ गई, यानी कि आप ना तो राइट में मूव किए ना लेफ्ट में मूव किए, और अगर मूव किए भी तो जितना राइट में मूव किए उतना ही आपने लेफ्ट में मूव कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो हम मूव ही नहीं कर रहे हैं, और जितना हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में उतना ही हम वापस आ गए इस डायरेक्शन में। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। जितना पॉजिटिव हुआ उतना ही निगेटिव हो गया, प्लस माइनस हो जाता है हमारा जीरो। When an object remains stationary or first move towards right, then towards left, the same distance its left same distance its displacement will be जीरो। यानी कि जितना डिस्टेंस आपने राइट में मूव किया उतना ही डिस्टेंस आपने लेफ्ट में मूव कर दिया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया जीरो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिस्प्लेसमेंट। जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है बच्चा ओरिजिन की पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन ओ ऑफ द पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट। यानी कि आप ओ का कोई भी ज्यादा यूज यहाँ पर नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मतलब क्या है ये समझते हैं। पहले हमारा ओरिजिन है ओ, हमने ओरिजिन माना है इसको ओ को। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन हो गई हमारी ए, फाइनल पोजीशन हो गई हमारी बी। तो जब हम ओ को ओरिजिन मान रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1, क्योंकि ओ से हमारी ए की डिस्टेंस x1 है और ओ से हमारी बी की डिस्टेंस है x2। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा पॉजिटिव x2 माइनस x1। ये हमारी इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी। तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच का जो टोटल पाथ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, वो हो गया x2 माइनस x1। अब हमने इस पोजीशन को, इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया ओ डैश पर। जैसे ही आपने इसको ओ डैश पर शिफ्ट कर दिया, ए का नया डिस्प्ले डिस्टेंस हो गई x1 डैश और बी का नई डिस्टेंस हो गई x2 डैश। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश, और वो भी आपका होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको यहां ले आए ओरिजिन को, तो जो आपकी O की डिस्टेंस होगी, O से आप B की तरफ मूव जब करोगे तो राइट में मूव करोगे, और इधर मूव करोगे तो नेगेटिव में मूव करोगे, यानी कि ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो उस केस में भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि आप ओरिजिन किसी कहीं पर भी मान लीजिए, आपका डिस्प्लेसमेंट को अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपकी चेंज नहीं हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट पे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपकी हमेशा या तो बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। यहां पर सिंपल सा लिखते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम किसी भी पोजीशन में नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। ऑब्जेक्टिव्स में ये अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद जब हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द यूनिक पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो भी पाथ ट्रेवल आप कर रहे हो वो पाथ है आपका, वो पाथ कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। उस पाथ की लेंथ जो भी होती है वो आपकी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। अब जो लास्ट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसकी डिस्प्लेसमेंट में आपको एक्चुअल पाथ की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, जब हम ए से बी तक जा रहे हैं तो एक्चुअल पाथ हमने जो ट्रेवल किया ए टू बी वो आपका एक कर्व्ड पाथ था जो कि आपकी डिस्टेंस हो गई, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ए टू बी वो आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट से आपको एक्चुअल पाथ की पोजीशन यानी कि शेप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। आई होप इतना सारा चीजें आपको क्लियर होंगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अगर थोड़े से भी डाउट हैं तो वो डाउट्स आपके इन न्यूमेरिकल्स में धीरे धीरे हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है जिसकी रेडियस है आपकी आर, यानी कि ये कोई पार्टिकल सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है ए, ये कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल पोजीशन हमने मानी ए, और वो एक सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको बताना है, नेट डिस्प्लेसमेंट का हमको मैग्नीट्यूड बताना है। अब देखो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं बच्चा, तो डिस्टेंस हो गई आपकी इस ए से बी तक जाने में ये जो आपने पाथ ट्रेवल किया, एक्चुअल पाथ की लेंथ, और ये 1/4 ऑफ द सर्किल है। ये क्या है? 1/4 ऑफ द सर्किल। जब 1/4 ऑफ द सर्किल है तो 1/4 ऑफ द सर्किल का मतलब हो गया ए टू बी, जो टोटल आपका सरकमफ्रेंस हो गया वो है आपका 2πr²। सर्किल का जो टोटल सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2πr²। 2πr इज सॉरी 2πr, जो टोटल सरकमफ्रेंस होता है हमारे सर्किल का वो होता है 2πr। तो 1/4 ऑफ द सरकमफ्रेंस हो गया आपका कितना? 1/4 इंटू 2πr, 1/4 अपॉन 2πr। तो टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी ए से बी तक की, वो हो गई आपकी πr/2। सेम चीज अब जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से बी तक। अब ध्यान से देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ए से बी तक का ये जो स्ट्रेट पाथ आ रहा है वो। अब अगर हम सर्किल की बात कर रहे हैं तो ये एंगल जो दिया हुआ है ये हो गया 90 डिग्री का, ये लेंथ हो गई रेडियस, ये लेंथ हो गई रेडियस। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस।
तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका आर अंडर रूट टू। तो डिस्टेंस हो गई आपकी पाई आर बाई टू और डिस्प्लेसमेंट हो गया आर रूट टू। सेकेंड केस में जब वो मूव कर रहा है ए से सी तक, यानी कि अब उसकी जो इनिशियल पोजीशन है बच्चा लोग, वो इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है उसकी सी। तो इनिशियल पोजीशन ए के केस में यहां पर जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो होगी हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर बाई 2, क्योंकि वो हाफ सर्कल मूव कर रहा है। तो हाफ सर्कल मूव करने का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई उसकी पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, ए से लेके सी तक स्ट्रेट लाइन है तो टोटल रेडियस प्लस रेडियस, यानी कि टोटल डायमीटर उसका पक्का, ओ ए से लेके ओ ए प्लस ओ सी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका 2 आर। ठीक है, नेक्स्ट कहानी। इसके बाद हमारी आती है डिस्प्लेसमेंट हो गया अभी हमारा दूसरे वाले केस में, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 2r। तीसरे वाले केस में जब वो ए से डी तक आ रहा है, तो फिर जब वो ए से डी तक आएगा, यानी कि इस सर्किल में ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो जब ए से डी तक आएगा तो फिर से वो 3/4 चलेगा, यानी कि इधर से घूमकर इधर तक आएगा तो वो 3/4 चलेगा, तो 3/4 इंटू 2 पाई आर, ये तो हो गई आपकी टोटल, यानी कि 3/2 पाई आर, ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस। और सेम चीज जब हम बात करेंगे उसकी, तो जो डायमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो ए से बी तक जाने में, वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ए से डी तक आने में, यानी कि आर रूट टू हो गई आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, ये है आपके पहले एग्जाम्पल की कहानी। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमको समझ में आ रहा है, फिर से बोल रहा है कि एक व्हील है जिसकी रेडियस आर है, वो रोल कर रहा है फ्लोर पर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इस बार वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन। ठीक है, वो किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, यानी कि इधर से इधर से इधर से ऐसे मूव कर रहा है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट हमको पता करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाफ रोटेशन। तो जब ये सर्किल आपका कंप्लीट करके हाफ रोटेशन पूरा कर लेगा, तब आपको पोजीशन ए का, यानी कि पॉइंट ए का टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चा, टोटल डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हम लोग करते हैं कि ये जो है एक डायग्राम बनाता है। ये सर्किल है आपका ए टू बी, ये सर्किल है। जब ये सर्किल अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो इसका ये जो सेंटर है, ये सेंटर पहुंच जाएगा यहां पर। ठीक है, और ये वाला पॉइंट घूम कर पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि ए की नई पोजीशन हो गई ए डैश और बी की नई पोजीशन हो गई बी डैश। ठीक है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन तो हो गई ए और फाइनल पोजीशन हो गई ए डैश। तो अब आपको अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा ए डैश से लेके ए तक की टोटल डिस्टेंस जो भी आ रही है। अब ए डैश से ए की जो डिस्टेंस है उसको पता करने के लिए तरीका है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यानी कि ए ए ए डैश और बी डैश आपका बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, और ये एंगल है 90 डिग्री। ये ए डैश बी डैश आपको पता है डायमीटर ऑफ द सर्किल है, तो ये हो गया आपका 2r। ए डैश बी डैश की वैल्यू हो गई ए डैश टू बी डैश इज इक्वल टू 2r, जैसा कि यहाँ दिखाया है। और ए बी डैश हो गया आपका हाफ सर्किल में जितना आपका सरकमफ्रेंस होता है, हाफ रोटेशन में जितना वो चलेगा उतना पाथ आपका हो गया पाई आर। पक्का, तो ए डैश बी डैश हो गया 2r और ए बी डैश हो गया आपका पाई आर। बात क्लियर। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा भाई,
वो आएगा ए डैश, ए डैश यानी कि ए बी डैश का स्क्वायर प्लस ए डैश बी डैश का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा पाई आर आर पाई स्क्वायर प्लस 4, ये मिलेगा हमको ए डैश ए डैश। तो आज की कहानी यहीं पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आई बिलीव आपको समझ में आई होंगी बातें। इसके अलावा मैं लिंक में अपना नंबर शेयर करूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे स्पीड का काम करते हैं, कैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं, कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, बाकी सारी काम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।